ओके, काइनेटिक्स लेक्चर 4, डेट 29 जून 2021। ठीक है, बताओ भाई, फर्स्ट 10 क्वेश्चन में डाउट। फर्स्ट 10 4 and 8, 4, 8, 10, 4, 8, 10, ठीक है। Four, 8, 10, 9, 4. Let's say question number 4. What question number 4 is saying? A reaction is catalyzed by H plus ion in presence of HA. The rate constant is 2 into 10 to the power -3 per minute. है ना, per minute means first order reaction है ये, ठीक है। And in presence of HB, the rate is 1 into 10 to the power -3. HA and HB both being strong acid may conclude, ठीक है। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन है, लेट्स से A gives product और वहां पे H प्लस लेट्स से इज प्रेजेंट है ना, H प्लस इज कैटलाइजिंग द रिएक्शन, तो रेट क्या हो जाएगा आपका? रेट इज के ए। अच्छा, ओके, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, and the rate is given as, rate constant is this 2 into 10 to the power -3, and इसकी प्रेजेंस में रेट लेट्स से बी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, बी की मान लो एच ए था, देन द रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या आ रही है? 1 into 10 to the power -3, ठीक है। ये दो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है यहाँ पे, रिएक्शन सेम है बट कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो ये क्वेश्चन था हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर के, आई थिंक उसके हिसाब से आएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ H प्लस जो कैटलाइज कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है रेट को चेंज करने में एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो अगर H प्लस का कंट्रीब्यूशन रेट को बढ़ा रहा है, या तो हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से सोचें या फिर नॉर्मल भी सोच लें। लेट्स से कैटलिस्ट कैटलाइज कर रहा है, किसका कैटालिटिक एक्शन ज्यादा है ना, HA का ज्यादा है कैटालिटिक एक्शन, ठीक है। वो उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू को ज्यादा बढ़ा रहा है। अब वो किस रीजन से बढ़ा रहा होगा? नंबर ऑफ H प्लस आइन ज्यादा दे रहा होगा, है ना, पर यूनिट लेट्स से पर मोल जितने भी H प्लस आइन देने हैं वो H प्लस आइन ज्यादा दे रहा होगा, इसलिए वी कैन से कि कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा हो गई, और कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा हो गई इसलिए क्या हो सकता है, इसमें रेट ज्यादा हो गया। तो बस ऑप्शन ऐसा देखो जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2, we cannot, no, it is not 2. HA is stronger acid than B, HB, ये बात सही हो सकती है। Relative strength of HA to HB is 2. Okay, so this is the ratio they are saying over here. अभी क्या है, हम ना फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन देखेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा ऐसे K into B ऐसे A. B is the concentration of, let's say, which is in excess or catalyzing sometimes, है ना, catalyzing the reaction. तो ये जो B वाला फैक्टर है, that is going to tell you the something about H plus ion concentration. तो yes, the C option is going to be more correct because of the ratio, है ना, किस फैक्टर से बढ़ा रहा है, ये 2 से बढ़ा रहा है, मतलब H plus ion की कंसंट्रेशन जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा होगी, and that's how it is increasing. and fourth option क्या है, HA is weaker than HB, the relative, तो ये तो गलत हो गया, right? सर B बी भी भी सही है, होना चाहिए। हाँ, लेकिन मोर एक्यूरेट C हो गया। सर सी में रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब K of HA is to K of HB है ना? नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आपको याद हो तो हम क्या बोलते थे, अगर आयनिक इक्विलिब्रियम को याद करो तो 2 वीक एसिड्स होते थे, तो उनमें हम देखते थे कि हाँ, इससे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है, वो हम रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग मान लेते थे, रिमेम्बर? यस सर, हाँ। हाँ, तो वो
और वो होता था कि क्या था, H प्लस आइन की कंसंट्रेशन फ्रॉम लेट्स से एनी एसिड HA डिवाइड बाय अंडर लेट्स से H प्लस आइन की कंसंट्रेशन फ्रॉम एनी एसिड B इज नथिंग बट H प्लस आइन की कंसंट्रेशन क्या आती है, K.C, K1.C। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो कंसंट्रेशन सेम रखनी पड़ेगी, तो दिस इज Ka2C। तो उससे क्या पता चलता था, जिसका K1 ज्यादा है ना, हाँ जिसका K1 ज्यादा उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा, एंड इसीलिए हम बोलते थे कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे उनका K वैल्यू ज्यादा होगा। यस सर, समझा। तो ये आ गया फोर्थ। फिर कौन सा सर क्वेश्चन था? तो सर बी भी करेक्ट ही होना चाहिए ना। अब फिर अब दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते ना, अभी एक ही बोल रहे हैं भाई, जो ज्यादा एक्यूरेट होगा वो ले लेंगे, मल्टीपल होता तो मान लेते हैं। ओके सर। और सर मुझे नहीं समझा कि वो H प्लस मतलब ट्वाइस कैसे दे रहे हैं। देखो इसमें क्या है, ये रिएक्शन सेम है दोनों के लिए, यस है ना, तो रेट एक्सप्रेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन वगैरह, केवल जो चेंज आ रहा है वो किसी फैक्टर के कारण आ रहा है, बी, है ना, मतलब एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ ऐड हो जा रहा है बी पार्ट, है ना। जो बी कंट्रीब्यूशन है वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का कंट्रीब्यूशन है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डबल हो रही होगी, इसलिए ये ज्यादा है। ओवरऑल रेट जो है, अब ये क्या होगा, अगर किसी में बी से मल्टीप्लाई हो गया तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, के बी हो जाएगा ना। यस तो बस यहाँ पे यही हुआ है क्वेश्चन। सर। तो मतलब कौन से भी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट मतलब मल्टीप्लाई मतलब किसी फैक्टर से हम लोग उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तो रेट अगर कांस्टेंट भी। कैटलिस्ट, हाँ, कैटलिस्ट का क्या रोल यही है कि कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट होता है तो वो के की वैल्यू को बढ़ा देता है, तो उसका मतलब कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे, और वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उन्होंने यहाँ दे रखा है। सर मतलब वो उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा उसका रेट भी, हाँ, मतलब जिस अब यहाँ फैक्टर पे से। ये जो बी वैल्यू है ना, अभी मैंने कहा था ना, जब मैं सूडो ऑर्डर बताऊँ, फर्स्ट ऑर्डर बताऊंगा तो उसमें आ जाएगा ये। ओके सर। यस, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है इन्होंने। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है, के वैल्यू, ठीक है। तब जब कंसंट्रेशन 1 है तो रेट भी किसके बराबर हो जाता है ना, रेट इज इक्वल टू के बराबर हो जाता है, ठीक है। वो दे रखा है 60 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड वर्स, तो इससे पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.01 मोल पर लीटर। आपको के पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, तो रेट पूछा है, इनिशियल रेट इज नथिंग बट के इंटू ए, 60 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.01 आंसर। ओके सर। सर मतलब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब सिर्फ के का वैल्यू है ना। के की वैल्यू, यस। ओके सर, समझा, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 4, 8, फिर क्या था, एक 9 भी था, 9। For a gaseous reaction 2A plus B gives product, the rate law is this. Rate law is nothing but Ka square B, है ना। On doubling the volume of container, the new rate will be. तो सर ये अगर हम, मेरा ही डाउट था, हाँ पूछ लूं। हाँ बोलो। सर इसमें डबलिंग द वॉल्यूम बोला है, मतलब हमारा जो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा तो उसका के ए का जो कोएफिशिएंट है मतलब ऑर्डर है 2, उसका भी मतलब डिवाइड करेंगे ना, मैं वन बता अपॉन रहा हूँ, फोर बाई 1/2 हो जाएगा मैं ना। मैं बता रहा हूँ, डबलिंग वॉल्यूम का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन हाफ, हाँ। है ना, कंसंट्रेशन हाफ हो गई, राइट। तो बस अभी पहले जो भी कंसंट्रेशन थी अब उसकी आधी हो गई, A/2 B/2। तो रेट क्या हो गया, मान लो ये R1 था, ये R2 क्या हो जाएगा, R2 Ka² B डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 8, ये क्या लिखा हुआ है R1, हाँ सर, समझा। तो 1/8 times 10। The rate constant for this reaction is 3 into 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, मतलब ये क्या है
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इफ द Yes, sir. रेट इज this, then the concentration of N2O4, फिर अगेन वही बात है, रेट इक्वल टू K इंटू ए। अब यहाँ पे K इंटू ए का मतलब यहाँ पे N2O5 हो गया। रेट की वैल्यू दे रखी है 2.4 इंटू 10⁻⁻5। K की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, है ना, रेट कांस्टेंट 3 इंटू 10⁻⁵, और इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं N2O5, नहीं निकाल पाएंगे, सॉल्व इट, हाँ सर, हो जाएगा। 0.8, ठीक है भाई। 11 से 20, 11 to 20, 13, 18, 19, 12, 13, 18, 19, 12, 13, 18, 19, 15, 12 में क्या दे रखा है, इन ए रिएक्शन 2A gives product the concentration of A decreases from 0.5 to 0.4 mole per liter in 10 minutes. The rate of reaction during this interval, फिर सर अगेन इसमें वो K का फॉर्मूला ही लगाना है ना, 2.303/10। रेट इज नथिंग बट चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, ये भी तो होता है। हाँ, ये लगाना है यहाँ पे, ओके सर। ठीक है। यस सर। अभी यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.4 हो गई, ठीक है, एक मिनट। द कंसंट्रेशन, इन्होंने कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/2 dA/dt माइनस में, ठीक है, यस सर, समझो। ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ dA की वैल्यू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 डेल्टा, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.5 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी, टी की वैल्यू 10, तो ये आया माइनस माइनस प्लस 0.1 डिवाइड बाय 20, बस इससे आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ये वाला कैसे हमें समझ में आया, क्योंकि उन्होंने कंसंट्रेशन और टाइम दे रखा है, तो के में तो टाइम का कोई एक्सप्रेशन है नहीं, रेट इक्वल टू K इंटू ए, उसमें तो कोई टाइम का एक्सप्रेशन है नहीं, तो यहाँ से हिंट मिल गया कि ये वाला ऑर्डर नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो पहले लगाया था। अभी हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा दूसरा वाला फॉर्मूला है, ठीक है। 12, 13, in a particular reaction the time required to complete half of the reaction was found to increase 9 times, ठीक है, when the initial concentration of reactant was reduced to 1/3, what is the order of reaction, तो ठीक है, कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन का मतलब है टी हाफ, ठीक है, एंड टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/C0 की पावर 1 माइनस है, सॉरी C0 की पावर 1 माइनस है, या फिर आप लिख सकते हो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/C0 की पावर n-1, व्हाटएवर, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। जीरो ऑर्डर के लिए हमने देखा था, अगर n की वैल्यू 0 रख दो तो ये प्रोपोर्शनल टू C0 था, और फर्स्ट ऑर्डर रख दो तो फिर बेटा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, इसीलिए माइनस साइन है यहाँ पे ना, माइनस माइनस प्लस होगा, रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। ठीक है, तो टी हाफ, ये शायद आपको नहीं पता होगा इसलिए ये नहीं हो पाया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको लिख लो, ये अभी सेकंड ऑर्डर बताते फिर इसके बाद ये आ जाता, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू C0 की पावर 1 माइनस n, या फिर ऐसे इसको नीचे ले जाएंगे, तो अब देख लो क्या बोल रहे हैं। The time required to complete half of the reaction was found to increase, तो पहले मान लो T1 था, T half, and that is proportional to C0 की पावर 1 माइनस n, अब जो T2 है वो हो गया increase T9 T1, कब, when the initial concentration was reduced to 1/3, initial concentration हो गई C0/3 की पावर 1 माइनस n, रेशियो ले लो, तो 1/9 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू C0 1 माइनस n, ये भी हो जाएगा C0 1 माइनस n, एंड ये जो डिवाइड बाय 3 में होगा वो होगा 3 की पावर 1 माइनस n, तो कट गया, राइट। ये क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 3 की पावर -2 इक्वल्स टू 3 की पावर 1 माइनस n, -2 इक्वल्स टू 1 माइनस n, n इक्वल्स टू, ये इधर गया ये इधर गया 3,
क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सो दैट इज थर्ड। समझ में आया? Yes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 15, 18, 19, 15। 15 में दे रखा है which of the following reaction the following reaction is first order in A and first order in B, A plus B gives product। first order in A and first order in B, इसका मतलब क्या है, रेट एक्सप्रेशन है ना। रेट एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, रेट इक्वल्स टू K with respect to A 1 order, with respect to B 1 order, so total order 2। anyway दे भी रखा है उन्होंने, रेट इक्वल्स टू the relative rate of this reaction in vessel 1 and vessel 2 of equal volume is, मतलब कंसंट्रेशन सेम दे रखी है। अब यहाँ पे इस पूरे मतलब क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि यहाँ आपको नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करने हैं ए और बी के, बस ए के 3 है, बी के 3 है पहले वाले में, ठीक है। तो रेट R1 हो जाएगा जैसे के 3 into 3, जस्ट से रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने रेशियो पूछा एनीवे। और दूसरे में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो R2 हो गया आपका K6 और B के हैं 3, तो क्या हो जाएगा रिलेशन भाई बताओ, R1 by R2 1:2। 1:2, बस इतना ही करना है। 18 Yes, that's समझा। for the reaction Na gives B minus dA by dt equals to 2 times dB by dt, then the rate law is। तो इन्होंने क्या बोला है कि रेट एक्सप्रेशन यहाँ लिख लो। Na gives, question number 18, Na gives let's say B, so minus 1 upon n dA by dt should be equals to dB by dt। क्या रिलेशन इन्होंने दे रखा है कि माइनस dA by dt इक्वल्स टू, ठीक है, 2 times dB by dt, तो ये n इधर चला जाएगा, तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 2A gives B हो गया। अब इन्होंने बोला कि अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो क्या हो जाएगा, 2A gives B, रेट हो गया Ka², बस है ना, माइनस dA by dt इक्वल्स टू। नेक्स्ट 19th, for the non-equilibrium process, okay, A plus B gives product, the rate is first order with respect to A, second order with respect to B, मतलब total third order हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 19, A plus B gives product एंड यहाँ पे रेट क्या लिखा हुआ है, Ka²। अब आगे चलते हैं क्या लिखा है, टोटल ऑर्डर हो गया थर्ड ऑर्डर, ठीक है। If 1 mole each of A and B introduced in 1 liter vessel, the initial rate was this, when half reactant have been turned into product is, ठीक है। तो भाई यहाँ देख लो, इन्होंने यहाँ पे रेट दे रखा है कितना, the initial rate was 1 into 10 to the power minus 2, तो 1 into 10 to the power minus 2 is nothing but K, क्योंकि ये दोनों 1 ही 1 है तो इससे कोई लेना देना नहीं है स्क्वायर से, तो K की वैल्यू आ गई 1 into 10 to the power minus 2, करेक्ट। कंसंट्रेशन 1 है, 1 मोल इन 1 लीटर। अब क्या कह रहे हैं कि when the reaction have been when half reactant have been turned, तो अब A की कंसंट्रेशन कितनी बची 1/2, B की कंसंट्रेशन कितनी बची 1/2, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज नथिंग बट Ka², K की वैल्यू 1 into 10 to the power minus 2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 1 into 10 to the power minus 2 डिवाइड बाई 8। अब देख लो ये 1.25 into 10 to the power minus 3 आ गया, बस 20 21 टू लेके 30, 21 to 30, 21 25 24, 21 20 25 24, 26, 21 24 25 26 27, चले ठीक है, देख लेते हैं क्या है। 21 क्या कह रहा है, the rate law for the reaction A plus 2B product is given by D product by dt equals to Ka² B,
इफ A is taken in the large axis then the order of reaction will be, हाँ तो इसको बोलते हैं, इस तरह के को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये फर्स्ट A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट है और यहाँ रेट एक्सप्रेशन दे रखा है आपका KAB², ठीक है, सॉरी K² A²B, एंड ये कह रहे हैं ए एक्सिस में है, तो ए बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर, तो ए में जो चेंज है वो निग्लिजिबल होने लग जाएगा कंपैरिजन टू बी। जैसे मैं लिखूं लेट्स से ए प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट और मैंने यहाँ लिख लिया 10,000 और यहाँ मैंने लिख लिया 2 या मान लो 10 भी लिख लिया, कुछ भी है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ भी x खत्म होगा इसके कंपैरिजन में वो x जो है जैसे 2x है ना, क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो दैट मीन्स ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई, लगभग कांस्टेंट हो गई, तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया है ना, विच इज नॉट चेंजिंग, तो इसको एक नया कांस्टेंट k डैश दे दिया, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज दिस। सबसे पहले यूनिट देखो, यूनिट क्या दे रखा है, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट के वैल्यू दे रखा है, स्टार्टिंग विद 10 मोल द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। तो आप क्या करो, दो काम कर लो, टी हाफ निकाल लो, थोड़ा आसान रहेगा, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, राइट। सी नॉट दे रखा है, टी इक्वल्स टू आपको पता है 2.303 बाई के लॉग सी नॉट बाई सी टी, बस आप ये फॉर्मूला लगा दो, 10 आपको पता है, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, t इज 10 मिनट, 2.303, k की वैल्यू कितनी है 0.0693, ठीक है। तो अगर ये 6.93 होता है तो ऐसे 10⁻⁻2 लिख ले रहा हूँ, तो ये 3 टाइम्स कट जाता है यहाँ पे, है ना, 6.93, तो ये 3 इंटू 10⁻⁻2 इधर लिखा हुआ है, लॉग 10 बाई सी टी, यू डोंट नो, बट यहाँ पे ये 10 है, लेट्स से इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 इंटू 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा 0.3 लॉग 10 बाई सी टी, 0.23 कितना होता है लॉग 2, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल गया, सी टी की वैल्यू मिल गई 10 बाई सी टी इक्वल टू 2, तो सी टी इक्वल टू 5 है ना। अभी 10 मोल से 5 मोल पहुंच गया। अब रेट क्या हो जाएगा, रेट उन्होंने उसी इंसिडेंट में पूछा है आफ्टर 10 मिनट, तो के की वैल्यू 0.0693 इंटू ए की वैल्यू 5 मोल पर लीटर, बस ये आ गया आंसर, है ना, बस। क्वेश्चन नंबर 25, rate of chemical reaction Na gives product is doubled when the concentration of A increased 4 times, ठीक है। तो R1 is nothing but K, क्वेश्चन नंबर 25, R1 is nothing but K is to power n लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि सॉरी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल्ड, मतलब 2R1 बन गया ये, when the concentration of A increased 4 times। अब यहाँ पे इंक्रीज टू 4 टाइम्स और इंक्रीज्ड बाई नहीं इन्होंने लिखा हुआ है, तो अभी मैं 4A मान ले रहा हूँ, राइट, क्योंकि n की वैल्यू आसान पड़ेगी, वरना यहाँ पे टर्म थोड़ा क्लियर होना चाहिए, इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स और इंक्रीज टू 4 टाइम्स दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी, है ना। तो ये 4A मान ले, सॉरी n, ठीक है। इफ द हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर इज 16 मिनट, then time required for 75% reaction to complete is, ठीक है। तो ये 16 मिनट में कितना हो रहा है, हाफ टाइम टी हाफ, और पूछ रहे हैं 75% जब खत्म हो जाएगा रिक्वायर्ड फॉर 75% रिएक्शन, तो टी 3/4 पूछ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी। तो हम क्या करें, यहाँ पे ऑर्डर निकाल लें, डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 इक्वल्स टू के ए की पावर n, यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर n और ये a की पावर n,
तो ये कट गया सब के। n की वैल्यू कितनी आई, ये लिखा हुआ है 2:2n, तो n की वैल्यू आई हाफ, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 1/2 और ये लिखा था 1/2n, तो n की वैल्यू हाफ आई। अब जैसे ही हाफ आई तो आप क्या लिख लोगे, -dA/dt इज नथिंग बट इक्वल्स टू k a की पावर 1/2। तो आपको अब रेट एक्सप्रेशन खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं है हाफ ऑर्डर। तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाओ, -dA/a⁻², क्या हो जाएगा k dt। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t एंड यहाँ पे c0 से ct। कभी भी इंटीग्रेशन होता है अगर आपका a की पावर लेट्स से x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ भाई। n into x to the power and x n and plus plus 1 by और n n plus plus 1. ठीक है, यही होता है ना। yes sir. सर नीचे नहीं, पर yes sir upon नीचे हाँ, सर होगा ना। हाँ, सर n+1 n+1 नीचे plus आएगा। 1 n होगा प्लस ना। Yes, sir. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई मिस्ड, मेरे को डिफरेंशिएशन याद आ रहा है। आई एम मिक्सिंग, यस हाँ ठीक है। तो बस यहाँ पे यही काम कर लेना है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ये माइनस तो इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x की पावर -½ + 1, मतलब a की पावर -½ + 1 डिवाइड बाई -½ + 1, राइट। कहाँ से, c0 से ct एंड दैट इज इक्वल टू -kt। अब ये क्या हो गया, a की पावर 1/2 आ गया ये, और ये कितना आ गया 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 a की पावर 1/2 c0 से ct इक्वल टू -kt। तो अब यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 2√ct माइनस 2√c0 इक्वल टू -kt, और इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो 2√c0 इज नथिंग बट 2ct, या उल्टा लिख लेते हैं, 2√ct इज नथिंग बट -2c0 + kt। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब बस सॉल्व कर लो इसको। इन्होंने टी हाफ बोला है, इसका मतलब क्या है, ct की वैल्यू क्या हो गई, c0/2 हो गई, तो 2c0/2 इज नथिंग बट, सॉरी ये प्लस होगा, इधर आ गया, 2c0 प्लस kt हाफ। तो इससे k की वैल्यू निकल आई, नहीं होगा, हाँ -kt नहीं होगा। हाँ -kt, सॉरी ये इधर लेके आए ना, हाँ ठीक है। बस ये आ गया आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये kt हाफ के टर्म्स में लिखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसको एलसीएम लेके यही सब करना है, मतलब ठीक है। तो टी हाफ c0 की टर्म्स में आ जाएगा, और फिर दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, 73/4 निकालेंगे तो k मिल जाएगा, तो लिख लेते हैं k टी हाफ की वैल्यू 16 मिनट इज नथिंग बट 2√c0 माइनस 2√c0 डिवाइड बाई √2। तो ये 2√c0 कॉमन ले लिया हमने, और ये हो जाएगा 1 माइनस, तो √2 माइनस 1/√2 बस k, जैसे k हो गया, यहाँ से डिवाइड कर दिया तो 16 से 8 आ गया, ये k की वैल्यू आ गई। अब 75% जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, c0 बचेगा कितना, ct बचेगा कितना, 75% रिएक्टेड, तो 1/4 c0 रह गया ये, ठीक है। तो बस अब इसमें लिख लो 2√c0, 4 का रूट 2 ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 2√c0 माइनस kt, है ना, जो भी है ये 3/4, ठीक। बस अब इससे क्या हो गया, k t 3/4 इज नथिंग बट, इसमें से इसको c0 को हटाएंगे तो c0 बच गया, तो t 3/4 इज नथिंग बट c0 डिवाइड बाई k विच इज नथिंग बट c0 की पावर 8, और ये कितना आ गया, √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2। बस ये c0 से c0 कट गया, ये ऊपर चला गया, 8√2 डिवाइड बाई
√2 -1। ठीक है, कुल मिला के इसको और अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते थे अगर ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं करते, रेशियो ले लेते डायरेक्टली C0 के टर्म्स में, तो उससे आ जाता आंसर, राइट। तो बस ये आपको सॉल्व करना है। ये वैल्यू हो गई 0.41 है ना, 4 के आसपास। 0.414 से अगर मैं 0.4 मान के भी चलूँ तो ये 20 √2 की वैल्यू 1.4, तो 28 मिनट के आसपास आंसर आना चाहिए। बस देखिए 28 मिनट के आसपास कौन सा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हाईलाइट कर लो। अब इसमें क्या सीखा हमने एक नया ऑर्डर सीख लिया कि अगर मान लो कभी ऐसा कुछ आ जाए तो करना क्या है, राइट। तो पहले ऑर्डर निकाला, देन वी हैव डिराइव्ड इट कि भाई उससे रेट ऑर्डर क्या बनेगा, फिर उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा कंसंट्रेशन निकालने का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी है, बट किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, नहीं तो चले आगे। ठीक है, ये तो मैंने अभी सॉल्व किया है, राइट। तो अभी मैं फिर से बस एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हुई तो ये डबल हो गया। ये फाइंड द एन वैल्यू हाफ वैल्यू निकालने के बाद वी हैव रिटन दिस एक्सप्रेशन, है ना। फिर उसका एक्सप्रेशन से फिर ये रिलेशन निकाला कि कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होगा, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव पुट द लेट्स से रिलेशन। ठीक है, 25 हो गया। 25 के अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? 26, 7, 8। हाँ, a substance decomposes in solution following the first order kinetics। ठीक है, flask 1 contains 1 liter of 1 molar solution of A, flask 2 contains 100 ml of 0.6 molar solution. After 8-hour concentration of A, flask becomes 0.25 molar. What will be the concentration of A in flask 2 becomes 0? कुल मिला के ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दे रहे हैं। शुरुआत में फ्लास्क 1 लेट्स से, ठीक है, फ्लास्क 1 में इन्होंने बोला है 1 लीटर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, राइट। सो दिस इज 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो 0.25 बन रहा है। तो 0.25 बनने के लिए कितनी हाफ लाइफ चली गई है ना, 2t हाफ, है ना। ये आप ऐसे आसानी से जल्दी से लिख सकते हो, आपको कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला है कि ये, है ना, आफ्टर 8 आवर द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन फ्लास्क बिकम्स, तो ये आ गया 8 आवर्स, तो टी हाफ पहुंच गया आपका 4। अब क्या बोल रहे हैं कि दूसरा फ्लास्क है दैट कंटेन्स 100 ml ऑफ 6, है ना, 0.6 मोलर। 100 ml इतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन की ही बात हो रही है। 0.3 मोलर तक पहुंच जाए, 0.3 मोलर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, एक टी हाफ चला जाएगा, 4 आवर्स। बस आंसर 26। 27, ये आपकी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इज 10 लीटर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 50 लीटर, हेंस रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में जब ऐसा दे रखा हो तो मान लेना है कि रिएक्शन खत्म हो गई, मतलब, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो खत्म नहीं होती है ना कभी, तो ये कह रहे हैं ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे लेट्स से ये a है ना, मान लो ये 0 0 है। आफ्टर 10 मिनट्स t इक्वल्स टू 10 पे ये a माइनस x, ये x, राइट, एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू x। ये x दे रखा है इन्होंने कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन नहीं देके वॉल्यूम दे रखा है, और हमें प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम वी कैन नॉट कैलकुलेट मोल्स, बट हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन ये वॉल्यूम के प्रोपोर्शनली होगा, है ना। फिर उन्होंने बोला है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत देर बाद, लॉन्ग टाइम, है ना, जब रिएक्शन लगभग 99.99 सब कुछ परसेंटेज हो चुकी होगी तो उसको 100% मान लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये कह रहे हैं ये 50 लीटर हो गया, ठीक है। तो ये जो भी है, ये तो ठीक है, जो भी बनेगा।
अब यहाँ से क्या पता चला, x इज प्रोपोर्शनल टू 10 लीटर, a इज प्रोपोर्शनल टू 50 लीटर, सही है ना। अगर ये 0 हुआ है तो ये पूरा a बन जाता ना, एंड दिस a इज करस्पॉन्डिंग टू 50 लीटर। बस अब आपको पता चल गया, a इज करस्पॉन्डिंग टू 50 लीटर, देन a माइनस x इज करस्पॉन्डिंग टू 40 लीटर, सही है ना। अब Yes. लगा दो फॉर्मूला, 10 मिनट में ये यहाँ तक पहुंच गया। 1/t इक्वल्स टू 1/k या k इक्वल्स टू 1/t log 2.303 log C0 by CT। तो C0 की वैल्यू क्या है 50 लीटर, CT की वैल्यू क्या है 40, तो 5/4, 5/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग में, log 5 माइनस log 4 है ना, ये 2.303 by t is 10। अच्छा ये वैल्यू कितनी हो गई 0.1, सॉरी 0.7 माइनस 0.6, तो ये कितना हो गया 0.1, बस 2.303 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका k, हेंस रेट कांस्टेंट उन्होंने पूछा है, इन्होंने लॉग के टर्म्स में दे रखी है, सॉरी, तो बस आप यहाँ पे ही देख लो 2.303 by 10 है ना, log 5/4 is 1.25, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 25 बताया, वैसे यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/3 ले रखा है, ठीक है। हाफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, तो आई थिंक ये कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं तो एक nth ऑर्डर का हम फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। वहां पे n की वैल्यू अगर 1/3 रख दोगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। Okay, sir. 20 30 के बाद 31 to 40, 35, 34 ग्राफ 2, 34 ग्राफ 2, तो ये लिखा हुआ है ln C0 बाई सॉरी log C0 बाई CT, तो नहीं निकाल पाओगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए a/a माइनस x। सर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए क्या ग्राफ? अच्छा वैसे देख रहे हो, होना तो चाहिए ओरिजिन से, बट उन्होंने ओरिजिन से इसलिए नहीं, लॉग में वैल्यू है ना, t इक्वल टू 0 पे अगर a माइनस x की वैल्यू 0 होगी तो log 1 हो जाएगा, 1 भी 0 ही होगा ना, x की वैल्यू 0 है तो, हाँ तो ये 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए, करेक्ट। सर ग्राफ रॉन्ग है ना वैसे लॉजिकली, मतलब ये आई थिंक वो मिसप्रिंट हो गया होगा वो। ओके सर। Question number 35. T half of the first order reaction is 10 minutes, starting with 10 mole per liter. Rate after 20 minutes is starting with 10 mole per liter. Mole per liter मतलब concentration दे रखी है, ठीक है। तो ये A नॉट दे रखी है, और आफ्टर 20 मिनट पूछा है, हाफ लाइफ 10 मिनट दे रखी है, तो 20 मिनट में कितनी हाफ लाइफ हो गई, 2 हाफ लाइफ हो गई है ना, ऐसे डायरेक्टली निकल गया। तो 10 से 5 एंड 5 से 2.5। अब रेट पूछा, रेट इज नथिंग बट k इंटू ए, बस केस पता चल जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, 2.5, टी हाफ कितना था 10 मिनट का, 0.0693 इंटू 2.5, ठीक है। 40 तक और कोई डाउट, 41 to 48, यहाँ तक नहीं किया है क्या, एक डाउट नहीं पूछ रहा, ठीक है पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। 48 सर एक्चुअली वो थर्ड ऑर्डर वाले हैं मोस्ट क्वेश्चंस उधर। अच्छा ठीक है, ओके। The accompanying figure depicts the change in concentration of A and B for the reaction A gives V as a function of time. The point of intersection of two curve represents, concentration बराबर हो गई तो मतलब A माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स हो गया, तो क्या हो गया x की वैल्यू
a/2। ठीक है ना। यस सर। हाँ 41 दे रखा है concentration of reactant in first order is reduced to 1 by e square of its original value। तो अब e square है, इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, they want you to let's say consider ln। so t is nothing but 1 upon k ln c naught by ct। t is nothing but 1 upon k ln c naught की वैल्यू c naught की, let's say ct की वैल्यू c naught by e square। कट गया, e square ऊपर चला जाएगा, तो ln e square is 2, t is nothing but 2 by, है ना, ln e square is 2 हो जाएगा, तो 2 by k। अब बात आती है कि रिलेशन क्या है, आई थिंक अच्छा, 1 नेचुरल लाइफ इन्होंने बोला 1 by k। ओके, सो दे आर सेइंग नेचुरल लाइफ इज 1 by k, तो इंटू 2, तो ये हो गया 2 नेचुरल लाइफ। एक मिनट, अगर 1 डिवाइड बाई 0.693 करो तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो 1 by k होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एवरेज लाइफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज लाइफ। नेचुरल लाइफ का मतलब ये है यहाँ पे, तो ये एवरेज लाइफ होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, एक तो 1 by k हो गया एवरेज लाइफ। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये हो गया कि ये हो गया विच इज इक्वल्स टू, अगर k की वैल्यू लिख देंगे t हाफ के टर्म्स में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, t हाफ डिवाइड बाई 0.693, और यू कैन से 1.44 इंटू टी हाफ। कहाँ यूज होता है, रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है। ठीक है, एवरेज लाइफ, इसका मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज, है ना, मतलब कितने, लेट्स से हम यहाँ देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स, कुछ नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हाफ लाइफ में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, आधे 50%, फिर अगले वाले 2 हाफ लाइफ तक जाएंगे, फिर अगले वाले, तो ऐसे सारे एटम्स की अगर हम लाइफ देखेंगे तो उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ। उसका फॉर्मूला ये होता है 1 by k। ठीक है, तो ये हो गया भाई यहाँ तक, है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। थर्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन हम करा देते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। वो एवरेज लाइफ वाला फॉर्मूला एक सेकंड दिखाइए। देखो ये एवरेज लाइफ कैसे बन रही है, इसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा। जैसे मान लो 100 एटम्स हैं यूरेनियम के, किसी के भी 100 एटम है, रेडियो एक्टिव है, तो एक टी हाफ के बाद कितने रह गए, 50। तो इन 50 की जो हाफ लाइफ, इन 50 की जो लाइफ आई वो कितनी आई, 1 हाफ लाइफ। फिर क्या हुआ, अनदर हाफ लाइफ के बाद कितने रह गए, 25, है ना, फिर क्या हुआ, ऐसे ही 12.5। ठीक है, तो अगर हम मान लो हर देख लेंगे, ऐसे एक सीक्वेंस बनाते जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जो भी है C0/2 या 100/2, या फिर इन टर्म्स ऑफ देखेंगे C0/2 के की लाइफ होगी टी हाफ, बाकी C0/2 की पावर स्क्वायर की लाइफ होगी 2t हाफ, ऐसे। तो ये कुछ एक हम इसमें बना सकते हैं, ऐसे C0/2 की पावर 3 की लाइफ कितनी होगी, 3t हाफ। ऐसे फिर हम एवरेज ले लेंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमें क्या लिखना है, लाइफ क्या होगी, है ना, लाइफ इज गोइंग टू बी, एवरेज लाइफ इज गोइंग टू बी total number of particles, life of, है ना, life of total number of particle divided by total number of particle। उससे कुछ आएगा, ये ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, तो एक तरह से ये जीपी बन गई।
है ना। नहीं, जीपी के साथ साथ ये भी आएगा ना, पहले वाले का क्या होगा सी नॉट बाई टू इंटू टी हाफ, दूसरे वाले का क्या होगा 2 टी हाफ इंटू सी नॉट बाई का होल स्क्वायर। एपी एंड जीपी मिक्स हो गई, उससे फिर वैल्यू आएगी। आई गेस यू कैन मतलब आप निकाल सकते हो, है ना, अपने आप, नहीं तो फॉर्मूला याद रखो। ठीक है भाई, है ना, ये तो हो गया। एक मिनट, ये तो हो गया हमारा लेट्स से डिस्कशन वाला पार्ट, एंड आई एम श्योर कि अब काफी कुछ और आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, राइट। Yes, sir. Yes. अब चलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा? सो हम होमवर्क किया था, अच्छा ठीक है, गुड। तो अगर मान लो हम जनरल सिंपल वाला केस लेंगे, ए गिव्स मान लो प्रोडक्ट एंड रेट इज गिवन एज रेट लॉ ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन है rate which is nothing but minus dA by dt। एक now ये do not forget to write this a0 t equals to t equilibrium से a minus sorry t equals to t a minus x x, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो गया? rate equals to which is minus dA by dt equals to ka square, क्यों? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए। बस अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा dA by a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट करेंगे, ये k के टर्म में हो गया, x के टर्म में क्या हो जाएगा ये dx by dt, है ना, a फाइनल माइनस a इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू k a माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी कभी कभी काम आएगा, एक आध जगह काम आएगा, देख लेंगे। जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो x के टर्म्स में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी सीखना है इस तरह से इंटीग्रेट करना। एनीवे इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो अभी मैंने बताया है ना, इंटीग्रेशन में a टू r, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 1, तो ये हो गया इंटीग्रेशन टू r -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, c नॉट से ct तक, which is equals to -kt। तो ये आ गया a की पावर -1 और ये माइनस आ गया, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/a, c नॉट से ct which is equals to -kt, माइनस से माइनस कट, अब लगा दो यहाँ पे, फिर जाएगा 1/ct minus 1/c naught equals to kt, and 1/ct is nothing but 1/c naught plus kt, ठीक है। ये आ गया, इसको आप अपनी तरफ से इंटीग्रेट कर लेना, मतलब ये क्या हो गया 1/a minus x, एक्सप्रेशन से सेम में आएगा, ये 1/a minus x equals to 1/a plus kt। अब इसमें अगर मान लो टी हाफ निकालना हो, इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेते हैं ये क्या हो जाएगा dx बाई a minus x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k dt, इंटीग्रेट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a minus x की पावर -2 + 1 -2 + 1 माइनस, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये a minus x है, x होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और यू कैन अप्लाई t वाला मेथड, है ना, x t इक्वल्स टू या फिर y इक्वल्स टू a minus x एंड देन dy इक्वल्स टू माइनस dx आएगा, तो ये dx की जगह -dy आ जाएगा,
so that's why it is going to carry on. ठीक है, राइट। तो बस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये KT हो गया, a माइनस एक्स 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू KT, यहाँ पे पार्बोला का लिमिट 0 से x, तो 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज KT। ठीक है, हो गया भाई सबका। ये एक्सप्रेशन आ गया, बताओ टी हाफ क्या होगा? के, अरे भाई जल्दी जल्दी लिखो। करेक्ट करेक्ट अभिनव, करेक्ट पार्ट। तो बस यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, 40 हाफ। CT इज नथिंग बट C0/2 डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2C0 माइनस 1/C0 इक्वल्स टू KT हाफ, T हाफ इक्वल्स टू 1/C0 into K। सो यू कैन सी ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। अब आपको क्या समझ में आया? आपने देखा T हाफ was C0/2K for 0 order and T half is equals to, है ना, 0.ln2 divided by K for first order। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक जो बात हमने लिखी थी हेंस, वो हम nth ऑर्डर के लिए प्रूव भी कर देंगे। हेंस T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू C0 की पावर 1 माइनस n, और यू कैन से T half is proportional to 1/C0 की पावर n minus 1। एक मिनट, हाँ उल्टा उल्टा उल्टा, यहाँ पे n minus 1 है और यहाँ पे 1 minus है। फिर से लिख देते हैं, n की वैल्यू 0 डालेंगे तो -1 आएगा। हो गया मुझे बड़ा बना लेते हैं। तो 0 ऑर्डर के लिए ये प्रोपोर्शनल है, राइट, तो 1 माइनस n सही है, 1 माइनस पहले सही करना, ये n माइनस। ठीक है, तो ये ऐसे ये याद रखना है। चलते हैं अब आगे। टी हाफ निकल गया, टी हाफ लिख लो भाई। यस, तो बताओ टी 100% निकाल सकते हैं इसके लिए? CT की वैल्यू 0 लिख देंगे तो 1/CT क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, है ना। और फोर लेट्स से फर्दर भी अगर हम देखते जाएंगे, मान लो थर्ड ऑर्डर भी आ जाएगा नीचे, तो अब थर्ड ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो ये x की पावर -3 जो भी है ऊपर रहेगा, और ये -3/5/+1 बनेगा, तो ये 1/, सॉरी यहाँ पे +1, तो ये कुछ x² ऐसे डाउन में आएगा।
तो ये बताओ ct की वैल्यू कभी भी 0 होगी तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट की तरफ जाने लग जाएंगी। तो इसलिए किसी भी रिएक्शन को अपार्ट फ्रॉम जीरो ऑर्डर और लेट्स से और हाफ ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर से पहले कोई है तो ठीक है, वो तो कंप्लीशन में चले जाएंगे, बट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऑल दोज रिएक्शंस आर नॉट गोइंग टू गो फॉर कंप्लीशन। रेट एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। तो एक बस लिख लेते हैं टी इनफाइनाइट, सॉरी टी 100% क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो हो गया जीरो सेकेंड ऑर्डर। अब इसमें एक स्पेशल केस है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब यहाँ पे जो स्पेशल केस है, मान लो दो रिएक्टेंट है, A प्लस बी की फॉर्म्स प्रोडक्ट, एंड T इक्वल्स टू 0 पे इसकी A कंसेंट्रेशन है, इसकी B और ये 0। T इक्वल्स टू सम T पे ये क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, and then it is x. Now the rate expression is given as, rate is nothing but k a b, first order with respect to A and first order with respect to B. फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू P। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये है कि अगर हम रेट को माइनस DA/dt लिखते हैं, तो ये जो V वेरी कर रहा है ये A के हिसाब से वेरी तो कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो DA/dt वाला जो मेथड था वो हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो कौन सा वाला मेथड लगाएंगे, x वाला मेथड। ये समझ में आ रहा है मेरी बात? V भी वेरी कर रहा है ना, V भी वेरिएबल है, A भी वेरिएबल है, इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना, दो अलग अलग वेरिएबल है, राइट सर। हाँ सर, ये जो रेट का एक्सप्रेशन है ये एक्सपेरिमेंटल है? हाँ, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे बनेगी, एक के सर रेस्पेक्ट में मान लो 1 है और दूसरे के रेस्पेक्ट में भी 1 है। ओके सर, विद रिस्पेक्ट टू क्यूएल्स। ओके सर, समझ गया। तो टोटल कितना हो गया ये, यस सर, 1 + 1 2। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट रादर देन दिस एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू राइट माइनस dx बाई सॉरी माइनस dA माइनस x माइनस a बाई dt इक्वल्स टू k a माइनस x b माइनस x। इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा dx बाई dt k b माइनस x। अब ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt सॉरी dx बाई, इसको इधर ले गए a minus x b minus x, then it is going to form k dt। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं एक साथ, हाँ सर। नहीं, क्योंकि इसमें दो फिर से लिखे हुए हैं, दो फंक्शन हो गए ना डिवाइड में। पर b तो अभी कांस्टेंट होगा ना। हाँ b कांस्टेंट है, बट मतलब कैसे करोगे, अगर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स होता तो आप कर लेते इंटीग्रेशन, ये डिवीजन में है ना। यस हाँ। सर बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्या? अभी मैं बहुत सारी चीजें भूल गया हूँ, बट यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू लेट्स से फ्रैक्शंस। एक यही तो चैप्टर है जिसमें थोड़ा इंटीग्रेशन हम लोगों को यूज होता है। We will converting this into fraction, into partial fraction। तो कैसे, हमको चाहिए ये 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, क्या होगा, तो पहले लिख लेते हैं 1/a माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 1/b माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, a माइनस एक्स b माइनस एक्स b माइनस एक्स, है ना, माइनस a माइनस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, ब्रैकेट डायरेक्टली लिख लिया मैंने खोल के। तो क्या हुआ, यहाँ से x माइनस और प्लस कट गया, तो ये आया b माइनस a माइनस एक्स
b माइनस एक्स। तो ये हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence 1 upon a minus x into b minus x. This is our function, right? It will be equals to 1 upon b minus a, 1 upon a minus x minus 1 upon b minus x. Can we write like this? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो फिर से देख लो, ये जो है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करना कर सकते हैं, है ना, दो फंक्शन डिवीजन में है, राइट। तो फिर यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शंस में, नाउ वी विल अप्लाई। तो अब ये दो फंक्शन हो गए अलग अलग। सो वी कैन से हेंस 1 upon b minus a integration of dx upon a minus x minus dx upon b minus x is nothing but k dt। क्या हो जाएगा ये बनेगा माइनस, है ना, माइनस इसमें कॉमन ले लो या तो 1 upon b minus a, या फिर माइनस लिख लो माइनस ln a minus x। कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, और ये माइनस माइनस ln b minus x कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक के dt। जिन लोगों को ये माइनस वाला साइन बार बार दिक्कत कर रहा हो वो फिर से वही कर लो जो मैं क्या कह रहा हूँ, a minus x इज y, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस dx इक्वल्स टू y dy। So we will write dx is nothing but dy minus dy. So we will write this whole expression as minus dy divided by y. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln y। ये माइनस कैरी हो जाएगा, y की जगह लिख देंगे a minus x, ठीक है। ये माइनस क्यों लिख रहे हैं ये शायद आपको समझ में आ जाएगा, यस सर। है ना। सर के dt को तो इंटीग्रेट करा ही नहीं। कर दो इंटीग्रेट, तो kt हो गया, 0 से t, ये तो t ही आएगा, ठीक है। ये हो गया 1 upon b minus a, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों की लिमिट सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं। तो ये प्लस हो गया, ये जाएगा ln b माइनस एक्स, माइनस तो डिवीजन में चला जाएगा a माइनस एक्स, लिमिट क्या है 0 से x है, x के लिए डाल दो इक्वल्स टू के टी, तो जाएगा 1 अपॉन b माइनस a। अब लिमिट डाल रहे हैं, पहले x की लिमिट डालेंगे तो l b माइनस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स माइनस फिर ये ln b बाई a, फिर एक और फिर से ये ln का फंक्शन आ गया, तो क्या होगा, माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, ये डिवीजन में जाएगा तो b एंड a, तो ये जाएगा 1 अपॉन b माइनस a ln b माइनस एक्स इंटू a डिवाइड बाई a माइनस एक्स इंटू b equals to kt. This is the expression, ठीक है। अब इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेशन, है ना। इफ b is much greater than a, है ना, अगर एक a रिएक्टेंट जो है, कोई भी एक रिएक्टेंट वो दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, जैसे वो सॉल्वेंट हो, जैसे वाटर हो गया, राइट। किसी रिएक्शन में वाटर इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग एज रिएक्टेंट, बट वो सॉल्वेंट की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है ना। और तो फिर हम बोल सकते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा है, v इज मच ग्रेटर देन a। तो क्या होगा, we can write b minus a is nothing but equals to b, and we can write b minus x is also equals to b। अप्रोक्सीमेशन लगा दिया यहाँ पे, दो अप्रोक्सीमेशन, a बहुत नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में, x a नेग्लिजिबल है तो x भी नेग्लिजिबल होगा, तो b माइनस एक्स इक्वल्स टू b। तो यहाँ क्या रह जाएगा, हेंस 1 अपॉन b इज इक्वल 1 अपॉन b ln, ये b रह गया, b इंटू a डिवाइड बाई a माइनस एक्स इंटू b, b से b कट इक्वल्स टू kt। So that is nothing but ln a upon a minus x is nothing but kb into t। आगे एक्सप्रेशन ये वही,
फर्स्ट लॉ वाला ln c नॉट बाई ct इक्वल्स टू kt होता था, यहाँ kbt हो गया, जिसको k डैश लिख सकते हो. So ln a upon a minus x equals to k dash into p. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया. this expression is pseudo first order expression. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे जो अभी है ना, जिसमें हाँ इसको थोड़ा एक मिनट इसमें एक और बात बोल देते हैं. तो यहाँ पे k डैश क्या था, kb, क्योंकि ये है ना सेकंड ऑर्डर से डेराइव की गई. अगर मान लो कहीं पे ऐसा हो a प्लस 2b है वेयर b इज इन एक्सेस, है ना, एक और नोट लिख लेते हैं. प्रोडक्ट है ना, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लेट्स से, एंड इफ b इज इन एक्सेस. ठीक है, तो जो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स में n ln a upon a minus x is equals to kb square t, and this kb square is going to be k dash. That's how this is going to become first order. समझ में आया? अब इसको लिख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. पहले अच्छा पार्ट्स में लिखो, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो तुम लोगों ने नोट डाउन नहीं किया होगा. जस्ट राइट टिल हियर. इसे और ऊपर करना है सर एक दो लाइन और, एक दो लाइन और ऊपर. अच्छा ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लो.
डन। सर एक डाउट था, इससे जो आपने ओजोन वाली एक रिएक्शन लिखवाई थी ना, तो सर उसमें उसका रेट में प्रोडक्ट भी आ रहा था। तो अगर प्रोडक्ट इनिशियली 0 हो जाएगा तो फिर वो रिएक्शन आगे कैसे होगी? अगर हम इनिशियल रेट देखेंगे, अगर मान लो तो हाँ, तो उसमें फिर इनिशियल रेट नहीं होगा, नहीं डिफाइन होगा। और सर अगर इनिशियली वो मूव ही नहीं कर रही है, मतलब आगे ही नहीं जा रही है वो रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट ही 0 है उसमें, तो फिर वो आगे रिएक्शन होगी कैसे? मतलब जैसे जैसे आपका बनेगा तब डिफाइन होगी फिर वहां पे। सर भाई बट पहले ही 0 है तो। हाँ, पहले 0 है तो उस मोमेंट पे क्या हुआ, तो डिवाइड में 0 आ गया ना इनफाइनाइट की तरफ, तो इनिशियल रेट आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। जैसे कोई फंक्शन है ना, वो t इक्वल्स टू 0 पे अगर इनफाइनाइट है तो बाद में तो डिफाइन हो सकता है ना। हाँ सर, बट अगर प्रोडक्ट अगर 0 लेके स्टार्ट करे तो कैसा होगा, मतलब क्योंकि सर उसके बाद तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अगर कैसे भी करके, तो डिफाइन ही नहीं होगा वो फंक्शन। नहीं तो प्रोडक्ट ये लेट्स से अगर हम क्या बोल रहे थे, माइनस डी ए बाई डी टी लिखेंगे तो ए माइनस एक्स के टर्म्स में लिखेंगे ना, ए माइनस एक्स के टर्म्स में। हाँ ठीक सर। है, और वहां पे जो भी आएगा एक्स एक्स जो भी आएगा वहां पे उसका एक फंक्शन बन जाएगा। वो क्या था, ऐसे बनेगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स, ये फंक्शन बनेगा। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हैं ना, हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो बस इसको इंटीग्रेट करके फिर लगाएंगे लिमिट। ओके सर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अच्छा सेकंड ऑर्डर और इसका स्पेशल केस। अगर इसके ग्राफ बनाने हो तो ग्राफ बना लेंगे, रेट वर्सेस टाइम, लेट्स से कंसंट्रेशन पहले लिख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे आएगा, के ए स्क्वायर है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर लेट्स से अगर हमें लिखना पड़ेगा 1/ct वर्सेस टाइम का ग्राफ, क्या फॉर्मूला था, 1/ct इक्वल्स टू 1/c0 प्लस kt, राइट, यही था ना। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1/c0 से ऐसे बढ़ता जाएगा, c0 की वैल्यू से, राइट। एंड वी कैन अप्लाई, अगर इसमें a माइनस एक्स के टर्म्स में लिखेंगे, और कौन सी ग्राफ तो आसानी से बना सकते हैं हम लोग। अगर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी आएगा तो क्या होगा, रेट वर्सेस टाइम, तो ये हो जाएगा के ए स्क्वायर के 1/ct का होल स्क्वायर, तो ऐसा कुछ बनेगा आई थिंक। अभी इसमें वैल्यू डाल के फिर आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा 1/c0
प्लस के टी का होल स्क्वायर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रहने नहीं बनाते हैं, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये दो ग्राफ हो गए। अब मान लो nth ऑर्डर है, लेट्स nth ऑर्डर का डेरिवेशन भी लिख लेते हैं सिंपल, ताकि अगर 1/2 1/3 ऐसे आए तो उनको जल्दी से हम लिख सकें। जैसे वहां तो हमने ड्राइव किया था, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो हो जाएगा। हालांकि मुझे फॉर्मूला हर बार डिराइव करके याद रहता है, तो आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो डेरिवेशन जल्दी से कर लेना है। तो रेट क्या हो गया यहाँ पे, के ए की पावर n, राइट। सो माइनस डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट के ए की पावर n, इसको इधर ले गए, इधर माइनस डी ए बाई के ए की पावर n, सॉरी ए की पावर n, and it is nothing but k dt। इंटीग्रेट कर देते हैं तो a की पावर n माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस n प्लस 1 माइनस साइन के टी, है ना, सी नॉट से सी टी। ये क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1, तो 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 सी नॉट से सी टी इज नथिंग बट के टी। तो फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन सी टी की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू के टी। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अगर आप किसी भी ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं तो बस n की वैल्यू डाल दो। अब टी हाफ निकालना है ना, टी हाफ का जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ। तो सी टी क्या हो जाएगा, सी टी विल बी सी नॉट बाई 2, डाल दो यहाँ पे, तो n अपॉन n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई सी नॉट की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू के टी हाफ। तो बस इससे क्या आ गया, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई सी नॉट की पावर n माइनस 1 and 1 upon n minus 1 is equals to k t half. T half equals to k इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n minus 1 minus 1 n minus 1 into k into 1 upon c naught की पावर n minus 1। ठीक है, ये k t half का एक्सप्रेशन आ गया, जल्दी से लिख लो। सर ये n नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए डिफाइंड है ना, n इक्वल्स टू 1 के लिए, सर n इक्वल्स टू 1 पे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। हाँ तो पावर 0 होगी ना, पावर 0 में क्या होगा, 1 हो जाएगा। सर नहीं, 1 अपॉन n माइनस 1 वो तो 0 हो जाएगा ना, 1 अच्छा अपॉन हाँ, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, राइट, यस। हाँ, तो कांस्टेंट की वैल्यू इससे नहीं निकाल पाएंगे, फिर हमने वो देखा हुआ है। ये याद रख लो तो बहुत बेटर है, नहीं तो आपको ये तो बताइए टी हाफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन सी नॉट की पावर n माइनस 1 के प्रोपोर्शनल होता है। n की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 अपॉन सी नॉट की पावर माइनस 1 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा सी नॉट। ठीक है, ऐसे ये यूज भी होता है, काइनेटिक्स पता करने में यूज होता है कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का, वो उस पर भी हम आएंगे, बस इसके बाद उसी पे आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का, तो उसके कई मेथड है। आप
हो गया डन। कोई लिख रहा है अभी? हो गया सर। ठीक है, अब बात आती है वो है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लेट्स से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट एक्सप्रेशन, है ना। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें पहला मेथड है इनिशियल रेट लॉ, इनिशियल रेट लॉ, ठीक है, इनिशियल रेट लॉ मेथड। इसमें करते क्या है, हम जो भी जैसे मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है, लेट्स से एग्जांपल वी आर राइटिंग द रिएक्शन A प्लस B गिव्स C, ठीक है, मान लो ये और प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन दे रखी है, तो हम T इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन रखते हैं, जैसे A1 और यहाँ पे लेट्स से B1 रख दिया हमने, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। क्या निकालेंगे इससे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो रेट आपका क्या होता है, रेट इज नथिंग बट K इज टू पावर X B इज टू पावर Y, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, आपको पता नहीं है X और Y क्या है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये ऐसे एक्सप्रेशन लिख लिया, फिर आपने क्या किया, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, है ना, T इक्वल्स टू 0 पे लेट्स से A2 B2 लिख लिया, या A2 B1 लिखा, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं की, इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो रेट लिख लिया। अब ये जो है ना रेट, लेट्स से दिस इज R1, R1 की वैल्यू क्या आ गई, लेट्स से R1 इज नथिंग बट K A1 की पावर X B1 की पावर Y, और ये R2 विच इज नथिंग बट K की पावर A2 की पावर X एंड P1 की पावर Y, ये सेम ही है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 की पावर X, है ना, बाकी सब तो कट जाएगा, है ना, B1 की पावर Y B1 की पावर P ये सब कट जाएगा, तो ये बचेगा, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, K A1 की पावर X B1 की पावर Y डिवाइड बाई K A2 की पावर X B2 की पावर Y, ये कट गया सब K ये बच गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, A2 कंसंट्रेशन मान लो डबल कर रखी है, देन वी आर गोइंग टू चेक कि रेट कितना चेंज हुआ, है ना, हाउ मच रेट हैज चेंज। तो जितना रेट चेंज हुआ उससे हमें पता चल गया ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A कितना हो गया। अब तीसरे इंसिडेंट पे क्या किया, थर्ड में, है ना, इसको A2 ही रखा, इसको B2 कर दिया, देन वी आर गोइंग टू चेक कि कितना यहाँ पे फिर से मतलब रेट चेंज हुआ है ना, तो उससे X और Y की वैल्यू मिलेगी। एक एग्जांपल से देख लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है, ये दे रखा है, जैसे मान लो ये माइनस dA/dt क्या दे रखा है, रेट। ऐसे क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। शुरुआत में ये 1 है, ये 1 है, और यहाँ रेट दे रखा है 0.25। नाउ दे हैव चेंज्ड
कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर दिया, बी रिमेन अनचेंज्ड, रेट क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपने R1 बाई R2 क्या लिखा था, A1 बाई A2 की पावर x, ये 1/2 हुआ जब ये 1/2 हो गया तो x की वैल्यू क्या आई 1, तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो मतलब वी हैव टू कंपेयर दीज टू। तो यहाँ पे क्या हुआ 0.25 का 0.25 ही रहा, मतलब इसको डबल करने पे रेट चेंज नहीं हुआ। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b क्या हो गया 0, रेट लॉ क्या हो गया, है ना, k इंटू ए, सी ऑप्शन। समझ आ रहा है, ये सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं और बहुत पूछे जाते हैं। सर थोड़ा फास्ट गए सर आप। फिर से देख लो, ठीक है। मैं उसको नोट्स में लिखा देता हूँ पहले, थोड़ा सा फेयर करके लिखा देता हूँ। In first experiment, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज k is to power x b is to power y। आपने निकाला R1 is nothing but k a1 की पावर x and b1 power y, right? a Yes, plus b gives product। आपने t इक्वल टू 0 पे इसको a2 कर दिया, ये b1 ही है। अब रेट R2 क्या हो जाएगा, k a2 की पावर x and b1 की पावर y। Hence we can write R1 by R2 is nothing but k a1 की पावर x b1 की पावर y डिवाइड बाई k a2 की पावर x b1 की पावर y। ये तो कट गया, ये वाला टर्म भी कट गया x, दिस इज a1 बाई a2 की पावर x। तो बस यहाँ पे ये देखना है, अगर यहाँ डबल किया तो यहाँ डबल आ रहा है या नहीं, मतलब यहाँ डबल हो रहा है बट यहाँ 4 टाइम्स किया था, देन यू कैन राइट, है ना, फ्रैक्शन में जो भी है वैल्यू आ जाएगी, है ना। इन थर्ड एक्सपेरिमेंट लेट्स से, तो 3 तो चाहिए ही चाहिए इन ईच, है ना। थर्ड एक्सपेरिमेंट वी हैव डन a plus b gives product and now t equals to 0 पे चाहे a1 ले लो चाहे इसको a2 ले लो, डजेंट मैटर, है ना। a1 लेंगे तो फिर फर्स्ट वाले रिएक्शन से कंपेयर करेंगे और ये b2 हो गया, तो ये R3 क्या हो जाएगा हमारा, k a1 की पावर x b2 की पावर y। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन, फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट, R1 by R3 is nothing but k a1 की पावर x b1 की पावर y डिवाइड बाई k a1 की पावर x b2 की पावर y। इससे क्या मिल जाएगा, ये कट जाएगा सब, b1 बाई b2 की पावर y। बस समझ आए आप, चला जी। यस सर। वैल्यूज ले लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना, तो फिर आपको फिक्स हो जाएंगे x और y की वैल्यूज। जैसे 1 2 कुछ भी लेंगे ना तो फिर आपको x की और y की वैल्यू फिक्स में आ जाएगी। आपको जनरल चाहिए, मतलब समझने के लिए ठीक है, समझने के लिए आप एक ले लो कि x और y की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे ये जल्दी से लिख लो फिर से वो वाला क्वेश्चन एक बार, या और कोई क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर। तो कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि रेट बढ़ाने पे कितने टाइम्स बढ़ रहा है। अगर उतना ही बढ़ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। बढ़ाने में 4 टाइम्स बढ़ गया तो सेकंड ऑर्डर हो गया, डबल करने में 8 टाइम्स बढ़ गया तो, है ना, तो थर्ड ऑर्डर हो गया, ऐसे करके पावर में चेंज। अब यहाँ पे देखते हैं, शुरुआत में इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी, रेट दे रखा है 0.25 मोल पर मिनट। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे ये डबल कर दिया,
तो रेट भी डबल हो गया है ना, R1/R2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और A1/A2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई है ना, 1/2 इक्वल टू 1/2 की पावर x। क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा था, क्या था ये हेडिंग क्या थी, ऑर्डर है ना, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ना तो रेट पूछा था ना कुछ पूछा था, ऑर्डर पूछा था, x और y की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो जैसे मान लो 2 कंटेनर आपने लगाए और उसके हिसाब से आप देखते जा रहे हो अलग अलग है ना टाइम। अब आपने यहाँ डबल किया तो देखा यहाँ रेट कितना है ना, कितनी जल्दी ये खत्म होने लग गया। फिर सॉरी ये रेट मतलब कितनी जल्दी ये रिएक्टेंट खत्म होने लग गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ क्या किया, थर्ड में ये इसको सेम रख लिया और यहाँ ये डबल कर दिया। तो इसके रेस्पेक्ट में देखा कोई चेंज नहीं है, बी को डबल किया लेकिन यहाँ कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब बी पे इंडिपेंडेंट है ना। आप यहाँ पे लिखोगे R1/R3 is nothing but V1 की पावर V2 V1 डिवाइड बाई V2 की पावर y। तो R1 R3 की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 1/2 की पावर y। तो 2 की पावर y is nothing but 1, तो y की वैल्यू क्या होगी 0 ना। बस ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में 3 केसेस होना जरूरी होगा ना, तभी 2-2 को इक्वल करके हम कर सकते हैं क्या तो ऐसा जो क्वेश्चंस है हाँ इसमें 3 केसेस जरूरी है ना अपने हाँ को? मतलब रीडिंग दे रखी होंगी, 2 रीडिंग में कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये भी दिख रहा है ये शायद वैसा ही है। नहीं इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी नहीं कराया आपने। हाँ ये दे रखा है, ठीक है, NOH2 और ये -12 DNO/dt दे रखा है। ठीक है, रेट दे रखा है 1.5 4 4.4, इट रिमेन्स 1.5, यहाँ पे आधा कर दिया, ये आधा हो गया। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर आ गया, देख के ही बता सकते हो ना। Yes, sir. 1 Yes, sir. 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये डबल किया और ये डबल हो गया, नहीं यहाँ सॉरी एक मिनट ये यहाँ डबल किया और ये रिमेन सेम, तो ये 4 टाइम्स हो गया। सेम वाला जरूर लेना है ना ताकि कट जाए आसानी से। तो डबल करने पे ये 4 टाइम्स आया रेट, तो क्या हो गया 2 ऑर्डर 2। तो टोटल ऑर्डर क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू 3। बस इसमें इतना ही है, ठीक है। बता दो भाई ये मैं टोटल ऑर्डर इनिशियल रेट लिखा हुआ जल्दी से। विद रेस्पेक्ट टू NO बताओ एंड विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन बताओ। पहले Cl2 है ना, ध्यान रखना ये आप इन्होंने चेंज कर दिया। तो देख लेते हैं यहाँ पे 0.5 से ट्रिपल किया, ये कांस्टेंट रखा, ट्रिपल करने पे रेट ट्रिपल हो गया। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो आप फास्ट मत जाओ, आप R1/R2 लिखो, R1/R2 इज 1/3, आपने A1/A2 1/3 की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा है ना, अंदर चला जाएगा तो 3 की पावर x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 1। गलत नहीं आना चाहिए आंसर, सॉरी ये Cl2 का हो गया, ये y हो गया है ना y। अब यहाँ पे देखो NO में ये इस और इसमें कांस्टेंट है, तो यहाँ से और इसका कंपैरिजन होगा फर्स्ट एंड थर्ड का। तो R1/R3 कितना हो जाएगा 1/9, 1/9 इक्वल्स टू इसके डिवाइड में ये करोगे तो 1/3 की पावर y, फिर जाएगा 3 की पावर y इक्वल्स टू 9, तो सॉरी 3 की पावर x, 3 की पावर x आएगा। हाँ 3 की पावर x इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू 2। तो विद रेस्पेक्ट टू NO सेकंड ऑर्डर, विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन फर्स्ट ऑर्डर, टोटल ऑर्डर 3। बस ठीक है,
तो x और y इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किसके रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जो लोग जल्दी से नहीं समझ पा रहे हैं वो आराम से बिल्कुल लिख के देंगे, गलत ना करें बस। तो ये हो गया आपका, है ना। ऐसे बहुत सारे और मेथड भी हैं। तो एक तो ये हो गया आपका इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, दूसरा आता है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड करना क्या है, यहाँ होता क्या है, लेट्स से वी आर गोइंग टू से, आपको यहाँ पे टाइम और कंसंट्रेशन दे रखी होगी किसी भी एक्सपेरिमेंट में। कोई मान लो रिएक्शन है A+B, जनरली ये बेस्ट होता है कि A से प्रोडक्ट बन रहा है ना। मान लो ये रिएक्शन दे रखी है, इसके हिसाब से हो तो बेस्ट है A गिव्स प्रोडक्ट। इसमें आसानी से लगाते हैं। क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन दे रखी होती है। जैसे मान लो 0 मिनट पे दे रखी है C0, है ना। T1 पे CT1, CT1, T2 पे CT2, है ना। T3 पे CT3, ऐसे करके कुछ डेटा दे रखा है ना। जैसे जैसे टाइम पास ऑन हो रहा है वैसे वैसे आपने कंसंट्रेशन दे रखी है। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन, इस मेथड में मान लेते हैं कि रिएक्शन 0 ऑर्डर है ना, जस्ट, है ना, ट्रायल एंड एरर है ना। तो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। सो लेट्स अज्यूम this reaction is 0 order reaction. अगर ये 0 ऑर्डर मान लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, we can write CT equals to, ये फॉर्मूला है C0 माइनस KT। तो K का फॉर्मूला क्या हो गया, K इधर गया, हाँ, C0 माइनस CT/T। ठीक है, तो अब दो रीडिंग ऐसी लेंगे और चेक करेंगे कि K की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं, है ना। अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, मान लो ये और ये हमने एक साथ लिया और एक टाइम पे ये और ये एक साथ लिया, दोनों से K की वैल्यू निकाली। तो K की वैल्यू क्या आएगी, K की वैल्यू आएगी एक टाइम पे C0 माइनस C1/T1, एंड देन वी विल चेक K इक्वल्स टू C0 माइनस C2 डिवाइड बाय T2, है ना, राइट। ये दो निकालिए। अब दोनों से अगर ये K की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आ गई तो हम कहेंगे ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है ना। If we get same value of K, है ना, if we get same value of K, तो हम क्या कह सकते हैं, this reaction follows 0 order reaction। नहीं तो, है ना, and if not, let's check first order, let's check for first order reaction। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं हम। तो Yes. इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड है। फिर अब फर्स्ट ऑर्डर मान लिया, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन है K इक्वल्स टू 1/T ln C0/CT, बस। अब K की वैल्यू हो जाएगी 1/T1 ln C0/C1, और K की वैल्यू आ जाएगी 1/T2 ln C0/C2। फिर चेक करेंगे, सही आ गई, बढ़िया है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, सर आ रही है सर। फिर से सुन लो, है ना, अगर मिस हो गई हो बीच में। तो करना कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल करना है। मान लो कि ऐसा है, फिर चेक करूं एक्सपेरिमेंटली कि ये सच में ऐसा है या नहीं। अगर सच में ऐसा नहीं है तो कह दो कि ये गलत है हमारा ऑब्जर्वेशन,
फिर आगे के लिए चेक करो, ऐसे ही करते रहना है इसमें, ठीक है। लेट्स सी अगर कोई एग्जांपल दिख जाए, ठीक है, यही दे रखा हुआ है, टाइम दे रखा है और प्रेशर दे रखा है ना, तो दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एज ए कंसंट्रेशन, ठीक है। सी नॉट घट रही है देखो वैल्यू, तो ये CT1 CT2 ऐसे दे रखी। चलो भाई निकाल दो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है कि अगर ये वैल्यूज, हाँ जीरो ऑर्डर है, ठीक है। ट्रिक ये, अगर ये वैल्यूज AP में हो, है ना, AP में कॉमन फैक्टर बराबर आता जा रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर GP में हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आया? लिख लो ये ऊपर बात। नीचे वाले दोनों टर्म्स या सिर्फ एक ही को चेक करना है? हाँ मतलब ये टाइम इंटरवल तो सेम ही रहेगा ना। यस सर। अगर ये टाइम इंटरवल अलग अलग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये टाइम इंटरवल अगर सेम है, इफ टाइम इंटरवल इज सेम एंड द कंसंट्रेशंस आर इन AP, लिख लो ये बात, है ना। इफ टाइम इंटरवल इज सेम एंड कंसंट्रेशंस आर इन AP, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। And if time interval is same and concentrations are in GP, है ना, if time interval is same and concentrations are in GP, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये देख के ही आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे समझते हैं क्यों। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट को, है ना, रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, और यू कैन से जो कंसंट्रेशन है CT, है ना, C नॉट माइनस KT डायरेक्टली है, राइट। तो अगर मान लो मैं बोलूं 100% से 90% में जितना टाइम लगेगा, है ना, 100% से 90%, मान लो यहाँ पे लिख लिया मैंने 0.9 C नॉट इक्वल टू C नॉट माइनस KT, तो ये आ जाएगा आपका KT इक्वल टू 0.1 C नॉट, ठीक है। उतना ही टाइम लगेगा 0.9 से 0.8 में, क्योंकि अगेन जो डिफरेंस होगा वो 0.1 C नॉट होगा, है ना। समझ में आ रहा है? यस यस सर। अगर APGP नहीं हुआ तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी तो आसान है ना कि भाई जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो फिर मैं क्या बोल रहा था, 100% से 90% में जितना टाइम लगेगा उतना ही 90% से 80% में लगेगा। इसीलिए जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था, 100% से 50% में टाइम लग रहा था C नॉट बाई, सॉरी हाँ 2K, राइट। दिस वॉज द टाइम इज हैपनिंग। तो 50% से 0% में भी कितना टाइम लगा, C नॉट बाई 2K। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, C नॉट बाई K, है ना, 2 हाफ लाइफ। 100 से 50 में, है ना, एक हाफ लाइफ लगी, फिर 50 से फिर ये, है ना, तो टोटल T वहां पे क्या आ रहा था, T 100%, 2T हाफ आ रहा था, है ना। या फिर अगर हम ये 10% भी लिखेंगे लेट्स से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर सिंपल है। फॉर जीरो ऑर्डर, है ना, आप आसानी से लिख सकते हो, जो भी डिफरेंस आप देखोगे वो, है ना, सेम आता रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या देखा था, फर्स्ट ऑर्डर में हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा था, है ना, 1/2 फिर 1/2 ऐसे करते थे, है ना, हाफ लाइफ के बाद, यस सर। राइट। तो वहां पे GP बन गया, बस इससे थोड़ा याद रह सकता है, तो ये आप नोट लिख लो। if time interval is same and the concentrations are in AP, then zero order, and if the time interval is same and concentration are in GP, है ना। जैसे अगर यहाँ 4 × 10⁻³ था, यहाँ लिखा होता 2 × 10⁻³, 2 × 10⁻3, फिर 1 × 10⁻3, है ना, ऐसा कुछ लिखा होता, तो वी कैन से कि ये, है ना, इसमें है क्या कहते हैं। या फिर कुछ ऐसा फैक्टर जो आपको ध्यान से देखने पे नहीं दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 3.2 × 10⁻3, फिर 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3.2 का 0.8, फिर 3.2 × 0.8 × 0.8, ऐसे, है ना, जो भी वैल्यू आएगी वो लिखी हुई है,
तो आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है बट है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। एनीवे तो ये तो हो गया सेकेंड। थर्ड वाला, थर्ड क्या है मेथड, क्या है थर्ड एस्टिमेशन के लिए? थर्ड मेथड है हाफ लाइफ मेथड, वो हमने अभी देख ही लिया है। उसमें क्या दे रखा होता है, इसमें कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ दे रखी होती है। वी आर गोइंग टू वेरी द कंसंट्रेशन, लेट्स से C1 है तो T1 हाफ आया है ना, लेट्स से मैं T1 मान लेता हूँ ऐसे, T हाफ। C2 कंसंट्रेशन दे रखी है, T2 आया है। C3 दे रखी है, T3 आया है। तो क्या करोगे आप, अगेन यू आर गोइंग टू डू व्हाट, आप दो रिलेशन ले लोगे है ना, T1/T2 एंड T2/T3 ऐसे कुछ ले लोगे। आपको पता है T1 इज प्रोपोर्शनल टू 1, T इज हाफ इज प्रोपोर्शनल टू C0 की पावर क्या होता है, 1 माइनस n। 1 माइनस n। ठीक है, C0 की पावर 1 माइनस n होता है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे T1 इज गोइंग टू बी लेट्स से K, कोई कांस्टेंट हो गया K डिवाइड बाय C0 की पावर 1 माइनस n है ना, C1 की पावर 1 माइनस, ये T1 हो गया। T2 ऐसे आ गया K C2 की पावर 1 माइनस n, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, T1/T2 इज नथिंग बट K तो कट गया, C2/C1 की पावर 1 माइनस। एक्चुअली n-1 है। यस n-1 है, ऊपर होता तो 1-n होता ना। हाँ n-1, इसमें मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, n-1 n1। तो तुम, मैं हमेशा जीरो ऑर्डर फिट करके देख लेता हूँ, ठीक है, n की वैल्यू 0 डाल के देखो, सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। 0 ऑर्डर में इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बस इससे आ जाएगा, देख लो कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाए जल्दी से। ये देखो इनिशियल प्रेशर दे रखा है इन्होंने, है ना, रिएक्शन 1 में, तो यहाँ से तो दिख ही रहा है हाफ लाइफ इज नॉट चेंजिंग वेदर यू आर चेंजिंग द कंसंट्रेशन और नॉट। तो यहाँ से तो डायरेक्टली बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया? यस यहाँ पे अप्लाई कर लो बैठ के, T1 T2 इनिशियल प्रेशर दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखी है, ऐसे ही उल्टा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। बता दो भाई इसके क्या आंसर आएंगे। तो क्या फॉर्मूला बना था अपना, T2/T1 इक्वल्स टू C2/C1 की पावर n-1 है ना, T1/T2 4/2 इज, ये हो जाएगा आपका 100/50 की पावर n-1, इससे ये 2 आया, इससे भी ये 2 आया, n-1 इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। और इसमें अगर डाल देंगे तो क्या होगा, 1/2 इक्वल्स टू T1/T2 इक्वल्स टू C2/C1 100/50 की पावर n-1, 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर n-1। तो ये हो गया 2 की पावर -1 इक्वल्स टू 2 की पावर n-1, तो n की वैल्यू 0 आ गई, तो इससे 0 ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रख देते हैं। लगभग ये रेट इंटीग्रेशन वाला मेथड खत्म हो गया है। इसमें एक और होता है ग्राफ वाला, है ना, ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ आप अपनी बुकलेट में देख लेना, हमने ऑलरेडी ग्राफ बनाए हैं, तो कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे उससे आ जाएगा, है ना, फ्रॉम ग्राफ्स। तो उससे हमें बिहेवियर पता है कि कैसा ग्राफ बनना चाहिए एंड दैट्स हाउ। तो ये थोड़ा मैं कल समझा दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना। कल अपनी क्लास है 12 बजे, है ना, नहीं 10 बजे से 9:45 से, ठीक है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन, हाँ फिर क्या करें, राइट, वी हैव टू डू। और मे भी देखते हैं, अगर थोड़ा अभी 11th में भी ना सिलेबस पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा है, बैचेस में अलग अलग सिलेबस चल रहा है, तो उसको कवर कराना है कई कई जगह। कुछ टाइम मिलेगा तो फिर पक्का ले लेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। चलो फिर समझ में आ गया ना आज भाई।
टफ तो नहीं लग रहा है? यस नहीं सर समझ में आया। कैसे समझा? सर रेडॉक्स से तो इजी है। यस सर। सर रेडॉक्स का वो लास्ट वाला पार्ट थोड़ा टफ था। हाँ, टाइट्रेशन वाला पार्ट थोड़ा, उसमें कुछ टाइट टफ नहीं है एक्चुअली में, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इजी लगेगा। कोई है जिसने प्रैक्टिस कर ली अभी तक? इसको सर लग रहा किया हो? लेकिन टफ जा रहा है, बहुत टाइम लगता है उसमें, तो बहुत कम करने को होता है वो। ठीक है, तो मैंने तुमसे बोला था मुझे डाउट भेज दो, ग्रुप पे भेज दो, आई विल टेल यू। ओके सर। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। थैंक ओके, यू सर। यस Thank you, सौरभ, sir. थैंक यू। सर बस सर मुझे गैसियस स्टेट का एक डाउट है हाँ, कि मुझे भेजोगे, मैं उसमें बताता हूँ। कॉन्सेप्चुअल है सर, हाँ बोलो। कि अगर कोई भी 4 गैसियस मॉलिक्यूल्स दिए लाइक हाइड्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो शॉर्टेस्ट मीन फ्री पाथ कैसे निकाल सकते हैं उनका? अच्छा, मेन फ्री पाथ में क्या होता है, एक उसका फॉर्मूला होता है मेन फ्री पाथ का। सक्सेसिव कोलिजन के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, कोई भी, तो उसके बेसिस पे निकालते हैं। ओके सर। आज की आगे की क्लास कैंसिल हो गई है, कैंसिल हो गई है, तो बहुत लोग चले गए हैं, फायदा नहीं है। चलो एनीवे, अभी जाने देते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, तो हम मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं देख के बताता हूँ, मतलब वो उसमें है। ओके सर। ठीक है, बाय सर। बाय बेटा।